हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मैंने अभी तक जितनी वीडियो डाली हैं आप सभी ने देख ली होंगी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अधिकतर मुझे लगता है कि एस्टेट के विद्यार्थी और एचपीएससी के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके ये क्वेश्चंस आज जो मैं करवाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हिंदी की बोलियाँ, उनका वर्गीकरण तथा उनका क्षेत्र, कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एस्टेट में और एचपीएससी स्क्रीनिंग में, आरपीएससी में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, वहाँ पर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एस्टेट वाले स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं एस्टेट और एचपीएससी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और मैंने एक बार कम्युनिटी में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, पोस्ट डाली हुई हैं। एक बार उन्हें पढ़ना और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना कि आप मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ाऊँ, जिसमें अव्यक्ति माध्यम है, हिंदी व्याकरण है, हिंदी साहित्य है और एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर कोई कमी रही है तो वो भी ज़रूर बताना, मैं अगली वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है यूजीसी नेट में भी। तो सभी जो स्टूडेंट हैं इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ते जाएंगे हमारे साथ और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो ये आप हेडिंग डाल लेंगे, हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा उनके क्षेत्र, कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। हमारे देवनागरी लिपि से संबंधित हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने पढ़ा कि हमारी लिपि जो है देवनागरी है और इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं आगे आई थी वो संस्थाएं हम सारी पढ़ चुके हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट, एस्टेट, स्क्रीनिंग, एचपीएससी, एचएससी और अदर टेट में भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी देवनागरी में समय समय पर कौन से संशोधन हुए हैं, कौन से सुधार हुए हैं और किस किस ने सुधार के लिए प्रयास किए, ये सब भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देवनागरी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरी इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरी वीडियो का संबंध है टॉपिक से भी, और जो मैं बातें बताती जाती हूँ वो भी आपको जुड़ी हुई सी महसूस होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हम यूट्यूब पर न पढ़कर हम किसी क्लासरूम में बैठकर ही हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, जैसे कि हम आमने सामने बैठकर ही पढ़ा रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स लेते हुए। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, हिंदी की बोलियां। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदी बोली जाती है और उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। उत्तर भारत के 10 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अब आप कहेंगे कि मैडम ऐसे तो हम भी पढ़ लेते। अब मैडम ऐसे नहीं पढ़ाती है, मैडम आपको एक साथ साथ याद करने का एक तरीका भी बताएगी इसमें, कि आपसे पूछ ले कि कोई भी 3 स्टेट का नाम दे दे और एक वो स्टेट दे दे जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती, और 3 स्टेट के नाम ऐसे दे दे जिसमें हिंदी बोली जाती है, और आपको फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो आप किस तरीके से ढूंढेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, 3 तो प्रदेश लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2
और मध्य प्रदेश। कितने प्रदेश? 3, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सभी को स्टेट के नाम याद ही होंगे शायद, तो याद करने में आसानी आपको रहेगी। दूसरा, हम अधिकांश अपने चैनल पर जुड़े हुए जो स्टूडेंट है वो हरियाणा के हैं, तो हरियाणा और राजस्थान दोनों पास पास में लगते हैं। 3 प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा, हरियाणा के साथ ही क्या लगती है? दिल्ली लगती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कैसे याद करोगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, और उनके साथ ही ले लेंगे हम दिल्ली को। हो गए कितने? हो गए आपके 3 और 3 6। उसके बाद देखना जो सबसे थोड़े से बाद में हमारे जो स्टेट बने हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर एक और बच जाता है हमारा बिहार। कितने हो गए? देखो, तीन जो स्टेट थे वो लगभग एक साथ से बने थे, जो कि पहाड़ी इलाके से हैं वो। तो वो 3 कौन कौन से हैं? पहाड़ी याद कर लेंगे तो कौन कौन से 3 पहाड़ी हैं? उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 3 तो ये हो गए जो पहाड़ी इलाके के हैं, और 3 हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 6 हो गए हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा और राजस्थान एक साथ लगते हैं और उनके साथ में लगती है दिल्ली। तो कितने हो गए आपके? 9 हो गए, और एक बच गया अपना प्यारा सा बिहार। ठीक, तो शायद आपको ये 10 याद रहेंगे। ये 10 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 10 राज्यों में, ये 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें हिंदी बोली और समझी जाती है। तो इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहते हैं। अब आपसे पूछ ले, 3 ऑप्शन में दे दे हिंदी भाषी क्षेत्र और एक दे दे बिना हिंदी भाषी क्षेत्र, जैसे पंजाब डाल दे, और कहे कि कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, तो एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित है। मतलब हिंदी की कुछ क्षेत्रीय रूपांतर भी है कि क्षेत्र विशेष में जो हिंदी बोली जाती है उसको आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में हिंदी का कौन सा क्षेत्रीय रूप प्रचलित है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। आज हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं एवं बोलियों का विवरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं कितनी हैं? याद रखोगे 5। पांचों के आपको नाम याद होने चाहिए। पहले पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, याद रहने आसानी रहेगी आपको याद करने में। नंबर 1 पूर्वी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पूर्व पश्चिम कौन? हिंदी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? कितनी हैं? 5। एक बार मेरे साथ साथ बोलना। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, और इन 5 उपभाषाओं के अंदर जो है ये 18 बोलियां आती हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 18। और उपभाषाएं कितनी है? 5। 5 उपभाषाओं के अंदर कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अब हम 18 को एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं किसके अंदर कौन सी बोली आती है। आपको अच्छे से याद रखना है कौन से 5 हैं उपभाषाएं हैं। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। आपको याद हो गई होंगी। ये 5 उपभाषाएं हैं और 18 इनकी बोलियां हैं। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन सी उपभाषा के अंदर कितनी बोलियां आती हैं। देखना, अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी। क्या पढ़ते हैं हम? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? कितनी बोलियां आती हैं? 5। ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 5। खड़ी बोली, व्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। कितनी हैं? पहले इन्हें लिख लेना। खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली को हम हिंदी कहते हैं। व्रज भाषा, बुंदेली, बै से हैं 2 तो, और हरियाणवी और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अब देखना इनमें से 1-2 बोली ऐसी हैं जिनका एक दूसरा नाम भी फेमस है। खड़ी बोली को क्या कहते हैं हम? कोरवी। बहुत पूछा जाता है पेपर में, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। नंबर 1 खड़ी बोली,
नंबर 2 ब्रज भाषा, नंबर 3 बुंदेली, हरियाणवी। हरियाणवी को दूसरा नाम क्या है? बांगरू। बांगरू नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। बांगरू नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने। और एक और है कन्नौजी। तो आपको याद हो गया होगा कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू और खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से, आपसे पेपर में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा वो बताती हूँ कि खड़ी बोली का जो उदय है वो कौन सी उपभाषा से हुआ? कौन सी से हुआ? पश्चिमी हिंदी से। फिर पूछ ले कि कन्नौजी का जो प्रादुर्भाव है वो कौन सी, कन्नौजी बोली का जो उद्भव है वो कौन सी उपभाषा से हुआ? तो पश्चिमी से। ऐसे करके आपसे किसी का भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसका उत्तर आना चाहिए। इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो देखते देखते आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा आता है, अब हमने क्या पढ़ा? 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, 2-3 बार आप बोलोगे आपको याद हो जाएगी। 5 उपभाषाओं में से एक हमने अभी पढ़ी है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं, जिसमें से खड़ी बोली को क्या कहते हैं? हम कोरवी कहते हैं और हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। ठीक है। अब यहीं पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ कि खड़ी, एक क्वेश्चन जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा था कि खड़ी बोली जो भाषा है वो किस प्रकार की है? तो खड़ी बोली जो है आकारांत है। इसमें खड़ी बोली की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो कौन सी है? खड़ी बोली की मैं लिख देती हूँ, आप लिख लेना। प्रवृत्ति किस प्रकार की है? खड़ी बोली की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? तो ये आकारांत है। कैसी है? आकारांत है। याद कैसे रखोगे? खड़ी, जो खड़ी है उसकी ई के साथ क्या है? आ। ई के साथ क्या है? आ। मतलब खड़ी बोली कैसी है? देखो ये खड़ी, मात्रा कैसी है? ई की खड़ी पे तो आपको बताना है आ, लेकिन इसकी प्रवृत्ति कैसी है? आकारांत। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं हम, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के, और कोई आसमान से उठकर क्वेश्चन नहीं आता है। ब्रज भाषा की प्रधान प्रवृत्ति या प्रमुख विशेषता कौन सी है? कि ये अवकारांत है। ब्रज भाषा कैसी है? अवकारांत। ये आपको कहीं मिले या कहीं ना मिले, लेकिन मैं एक ही जगह पर आपका सारा कंटेंट आपको दे रही हूँ। ब्रज भाषा कैसी बोली है हमारी? कैसी है? अवकारांत। ब्रज कैसी है? अवकारांत। अगर उस क्षेत्र विशेष के कोई लोग हैं तो उन्हें तो ये सब बताने की भी जरूरत नहीं है। और खड़ी बोली कैसी है? आकारांत। ब्रज कैसी है? अवकारांत। अब देखना बुंदेली की बताती हूँ। बुंदेली की प्रधान प्रवृत्ति कौन सी है या इसकी विशेषता कैसी है? भाई बुंदेली पे द के ऊपर एक मात्रा है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति है 2 मात्राओं की। प्रवृत्ति कैसी है? 2 मात्राओं की। देख लेते हैं। बुंदेली, बुंदेली की प्रधान प्रवृत्ति कौन सी है? ये भी अवकारांत है। कैसी है? अवकारांत। अवकारांत, ये है तो ना हमारा अवकारांत। तो ये बुंदेली भी कैसी है? अवकारांत। और ब्रज भी कैसी थी आपकी? अवकारांत। दोनों ही कैसी हैं? याद रखेंगे, बुंदेली और ब्रज बै से हैं दोनों। ये भी बै से और ये भी, और ये दोनों ही कैसी हैं? अवकारांत। खड़ी बोली कैसी है? आकारांत। अब हरियाणवी में स का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, बांगरू में स का प्रयोग। और कन्नौजी किस प्रकार की है? कन्नौजी में 2 मात्रा हैं, तो इसकी प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत है। इसकी कैसी है? 2 मात्रा है, उस पे 1 मात्रा की प्रवृत्ति है। मैंने आपको सारी ट्रिक से बता दी हैं और वैसे भी आप इनके उदाहरण देख सकते हो। तो जैसे कन्नौजी की प्रधान प्रवृत्ति मैंने क्या बताई? ओ। इसमें कैसे बोल, जैसे बड़ो, छोटो, ये बोलते हैं ना, ओ ज्यादा लगाते, बड़ो, छोटो, आओ, गओ, इस तरीके से बोलते हैं, तो ये ओकारांत है आपकी। ठीक है। और दूसरी, अब मेरे ख्याल से आपको पश्चिमी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। पश्चिमी जो उपभाषा है उसके अंदर 5 बोलियां आती हैं और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर क्या आता है?
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 बार बोलोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी के अंदर क्या क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक उसी प्रकार से कि अवधी बोली का उद्भव कौन सी उपभाषा से हुआ? तो कौन सी से हुआ? पूर्वी हिंदी से। बघेली का किससे हुआ? पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी का किससे हुआ? पूर्वी हिंदी से। याद रखेंगे। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सारा आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थानी। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सी होंगी इन्हें बोलेंगे? मारवाड़ी, ऐसे बोलना, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। जयपुरी को सबसे लास्ट में बोलना। मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। मैं से हैं 3 तो मारवाड़ी सबको पता है राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है और मालवी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से है? राजस्थानी उपभाषा से है। और बोली भी कहाँ जाती है? लगभग राजस्थान में बोली जाती है और उसके आसपास ये बोली जाती हैं। तो उनके क्षेत्र विशेष तो हम बाद में पढ़ेंगे नीचे, लेकिन अभी इतना ध्यान आपको रखना है। राजस्थान की कितनी है? 4। पूर्वी हिंदी की कितनी है? 3। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां थी? 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां थी? 5। पूर्वी हिंदी की कितनी है? 3। राजस्थानी की कितनी है? 4। और पहाड़ी के अंदर कितनी है? पहाड़ी की देख लेते हैं। पहाड़ी के तो एरिया विशेष से ही नाम का पता चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से बनेगा जैसे कि हम अभी पढ़ते आए हैं। गढ़वाली भाषा का उद्भव कौन सी उपभाषा से? गढ़वाली बोली का, सॉरी ये बोलियां हैं जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, ये भाषाएं नहीं हैं। तो गढ़वाली बोली का जो उद्भव है वो कौन सी उपभाषा से हुआ? पहाड़ी से। कुमाऊनी का पहाड़ी से। नेपाली का पहाड़ी से। याद रहेगा आपको, आसान है। तो बिहारी का और देख लेते हैं। बिहारी उपभाषा से कौन सी 3 बोलियां निकली? मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी का ये भी सबको याद रहेंगी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैं और भय। मैथिली, मगही, भोजपुरी। एक बार फिर से आपको बोल के बता देती हूँ मैं। और ये आपकी 5 उपभाषाएं थी और ये क्या थी? 18 बोलियां। आप गिन के देख लो। 5 इसमें, 3 इसमें और 4 राजस्थानी में और 3 पहाड़ी में और 3 बिहारी में। कितनी होगी? 5 और 3 8 और 4 12, 3 15 और 3 18। तो 18 बोलियां आती हैं। वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कई बार कोई गिन के नहीं रखता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है पेपर में। वो भाषाएं कितनी है? 5। बोलियां कितनी हैं? 18। तो लिखने वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से देख लेना। HPSC सब्जेक्टिव वाले पेपर में भी आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण और क्षेत्र को विस्तार से बताइए। तो आपका ये क्वेश्चन देखना कितना अच्छा बनेगा। एक एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से बताई गई है। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। इन बोलियों का क्षेत्र निम्न प्रकार है। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा सारे रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक बार रीडिंग ले लो ताकि आपको ध्यान रहे। अब खड़ी बोली किधर बोली जाती है? खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। इसका एक अन्य नाम कोरवी भी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। बोली किधर जाती है? मुजफ्फर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। देखो ध्यान इतना याद रह जाएगा, मुरादाबाद और रामपुर। देखो मैं से मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फर, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून। ये कुछ इस तरीके से आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है व्रज भाषा का। तो ये वह तो पता ही है, आगरा साइड बोली जाती है। व्रज भाषा जो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर जिले ब्रजभाषा क्षेत्र में आते हैं। ये सारे जिले किसके हैं? ब्रजभाषी क्षेत्र के हैं। तो याद हो जाएगा आगरा से, और आगरा मथुरा के आसपास लगने वाले एटा वगैरह, मैनपुरी, ये सब आपको याद रख लेने हैं। थोड़ा ध्यान रख लेना है बस थोड़ा सा। वैसे तो पेपर में एक बार UGC नेट में पूछा हुआ था क्षेत्र विशेष का नाम देकर कि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है।
अब हरियाणवी प्रदेश तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? एक तो हरियाणा प्रदेश में बोली जाती है और दिल्ली का जो देहाती इलाका है उसमें हरियाणवी बोली जाती है। इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बुंदेली, बुंदेली, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो ये झांसी के आसपास होगी। ये बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिले इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये आप एक बार नज़र में से निकाल लेना। ठीक इसी प्रकार से जो कन्नौजी है, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, पीलीभीत जिले इसके क्षेत्र हैं। अवधी कहाँ बोली जाती है? कानपुर, लखनऊ, अरे जहाँ पर अपने राम राज्य है अवध के आसपास, मतलब कानपुर, लखनऊ, बाराबांकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद। रायबरेली से चुनाव लड़ती है ना प्रियंका गांधी और ये कांग्रेस का, तो ये सारे उधर ही है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिले। बघेली कहाँ? इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त ये शहडोल, सतना, महर, नादौद क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्र विशेष आपको फिर भी बता देती हूँ। जो बच्चा अपना एक भी नंबर खोना नहीं चाहता वो बच्चा यहाँ से देख सकता है और पढ़ सकता है। आगे आते हैं हमारे, ये भी हम करवा चुके हैं। आगे है छत्तीसगढ़ी। तो यही 18 बोलियां हैं जो मैं इनका क्षेत्र विशेष आपको बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, मतलब गढ़ सारे, कांकेर, सरगुजा, गोरबा में बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में ये बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। यह बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती हमारे हरियाणा क्षेत्र में भी बोली जाती है, मेवात का जो इलाका है, लेकिन ये राजस्थान में भी बोली जाती है। याद रखना ये राजस्थान के साथ लगता इलाका, ये जो फिरोजपुर जिरका साइड जो मेवाती आपकी बोली जाती है। ठीक है, तो आगे है जयपुरी। जयपुरी का एक दूसरा नाम भी है, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। जयपुरी बोली का एक नाम है ढूंढानी, तो ये याद रखना है। जयपुर और अजमेर में बोली जाती है। मालवी कहाँ पर बोली जाती है? मालवा क्षेत्र की बोली है। तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, भोपाल याद रखना, भोपाल के आसपास, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसके आसपास कौन सी बोली जाती है? मालवी। पश्चिमी पहाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? यानी कि नेपाली। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर इलाके में ये बोली जाती है। उसके बाद आता है गढ़वाली। तो ये आप देखते जाइए बारी बारी। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? ये श्रीनगर साइड, ऊपर चले जाओ जम्मू कश्मीर में, ये गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर के क्षेत्र में इसका बोलबाला है। कुमाऊनी कहाँ पर? कुमायूनी कहाँ पर है? उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र इस बोली का है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है कुमाऊनी। ठीक है। भोजपुरी सबको पता है, ये बोली वाराणसी, जौनपुरी, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारस में बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है मगही मैथिली का। मगही और मैथिली का। मगही कहाँ पर? ये बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में। भागलपुर नाम से अफसर बिटिया नाम का एक सीरियल आता था, अफसर बिटिया के नाम से वो लड़की भागलपुर की थी। तो भागलपुर में कौन सी बोली जाती है? मगही बोली जाती है। मैथिली, मैथिली मिथिला के आसपास, मिथिला प्रदेश की राजा की लड़की थी ना माता सीता, मिथिला की माता सीता रानी थी ना, हाँ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली यह बोली दरभंगा, बिहारी के अंदर आती है ये। मैथिली, मगही, भोजपुरी बताया था ना, अंतर्गत आने वाली ये बोली दरभंगा, मुजफ्फर, पूर्णिया और मुंगेर। हिंदी के स्टूडेंट्स को ये दो नाम याद रखना बहुत ही आसान है, पूर्णिया और मुंगेर। जो आपने आंचलिक उपन्यास पढ़े होंगे उनमें इन दोनों का बहुत ज़्यादा नाम है, पूर्णिया और मुंगेर के ऊपर। आंचलिक उपन्यास मैला अंचल बिहार के पूर्णिया गांव का है, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कहीं से भी अपना थोड़ा सा वो जोड़ लेना इनका कनेक्शन। अब देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास यहाँ। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से
सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नेट में टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये नहीं कि ये केवल टीजीटी या पीजीटी एस्टेट लेवल का, यही सारा सिलेबस आपका यूजीसी नेट का भी यही सिलेबस होगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यही सिलेबस होने वाला है, क्योंकि हम हिंदी लिपि देवनागरी पढ़ रहे हैं। अब ये देवनागरी लिपि ये तो है नहीं कि टीजीटी वालों की अलग है, पीजीटी वालों की अलग है और यूजीसी नेट वालों की अलग है। तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपको लीनियर क्वेश्चंस में जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो आप उनके थोड़ी देर तो पढ़कर खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप डीप पढ़िए। आप अगर शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार जो आपका जो भी विषय है उसकी डिटेल पढ़िए, उसको पूरा व्याख्यात्मक रूप से उसे पढ़िए। आपको 10 या 15 मिनट फालतू जरूर लगेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि लीनियर क्वेश्चंस जो आप याद करते हैं उनमें कुछ एक आपको याद रह जाते हैं और कुछ एक भूल जाते हैं, लेकिन डिटेल से जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारी स्मृति स्तर पर स्मृति पर काफ़ी लंबे समय तक रहती है ये चीज़ें। तो आप, क्योंकि कनेक्टिविटी होती है, कहानी से जुड़ जाती है, तो आप यहाँ पर पढ़िए और अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस दृष्टि से विचार करने पर हिंदी 8 बोलियों का समूह है। मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी बोलियों को ही हिंदी के अंतर्गत माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी का साहित्य लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनका हिंदी साहित्य था जिसके अंदर इन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना था। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आती है, पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 आती हैं और 3 + 8 को ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या मानना है? हिंदी की बोलियों का समूह मानना है। अब मैंने आपको ये तो बोल के बता ही दिया, तब हिंदी के अंतर्गत ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को ही शामिल किया, मतलब इनके हिसाब से इन 8 को ही हम हिंदी के अंदर शामिल कर सकते हैं। हिंदी का संकुचित, मानक या परिनिष्ठित अर्थ ग्रहण करने पर हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी का संकुचित कहें या मानक कहें या परिनिष्ठित, अगर हम अर्थ ग्रहण करने पर इसका मूल आधार यही निकल कर आता है कि हिंदी का मूल आधार क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है हमारी हिंदी जो है इसी का विकसित एक रूप है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। खड़ी बोली पर आधारित ये हिंदी ही हमारी राजभाषा है, यही शिक्षा का माध्यम है तथा यही हिंदी पत्र पत्रिकाओं की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी का अभिप्राय इसी खड़ी बोली हिंदी से लिया जाता है। तो हमारी मानक हिंदी भी कौन सी है? खड़ी बोली। तो राजभाषा कौन सी है आपकी? आपको कई बार हिंदी ना मिले, खड़ी बोली मिल जाए, तो भी आपको क्या समझना है? इसका अर्थ खड़ी बोली दे तो आपको हिंदी समझना है, और हिंदी दे दे तो आपको इसका अर्थ भी खड़ी बोली ही समझना है। तो ये थे हमारे हिंदी बोलियों का वर्गीकरण, कितनी उपभाषाएं थी, कितनी इनकी बोलियां थी, कितने वर्गीकरण में इनको बांटा गया था। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है मोटे तरीके से। एक आध बार मैं और देख लेती हूँ, अगर कोई एक आध क्वेश्चन और है तो अभी इसमें शायद और नहीं बनता है। मैंने संशोधन आपको बता दिए हिंदी के। अब हिंदी लिपि जो है, हिंदी लिपि की वैज्ञानिकता, हिंदी की जो लिपि है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका जो है इसको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। एक तरह से हिंदी को हम वैज्ञानिक भाषा कह सकते हैं, और वैज्ञानिक भाषा हम किस दृष्टिकोण से कह सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसमें वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। क्यों? क्योंकि वर्ण जो विभाजन में हिंदी को हम वैज्ञानिक भाषा कह सकते हैं। क्यों? नंबर 1 मैं बता रही हूँ आपको, जो वर्ण विभाजन है, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। कैसे? कि हिंदी में जो हमारा वर्ण होता है, जो वर्ण हमारा उच्चारित, मतलब जो हम लिखते हैं वही तो हम पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं। हिंदी इंग्लिश की तरह नहीं कि कोई साइलेंट है या इसको कुछ हो, जैसे सी का मतलब कहीं क हो जाता है, कहीं स भी हो जाता है, और एस का मतलब कहीं जय भी उच्चारण कर देते हैं, कहीं हम से भी करते हैं। तो इस तरह का जो है हिंदी में ऐसा नहीं है, इसलिए हिंदी को एक वैज्ञानिक भाषा कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदी में जो वर्ण विभाजन है उसमें वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, वर्ण विभाजन में
वैज्ञानिकता, ये मैंने आपको बता दिया। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर ये कैसी लिपि है, अक्षरात्मक। कैसी लिपि है, अक्षरात्मक। इसके ये ध्वनि के आधार पर नहीं है कि अक्षरात्मक, जैसे कि साउंड, उसकी ये साउंड आ रही है, कहीं कुछ साउंड आ रही है। इसका मतलब ये कि इसकी जो ध्वनि निकलती है उसके लिए हर एक ध्वनि के लिए एक अक्षर फिक्स है, ये या कह सकते हैं कि एक वर्ण फिक्स है कि वही वर्ण उसके लिए लिखा जाता है। तो वैज्ञानिकता के लिए मैं आपको बता रही हूँ, नंबर एक तो क्या है, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। दूसरा क्या है, समग्रता है, मतलब अक्षरात्मक है, या कहते हैं कि वर्णात्मक लिपि है। तीसरा नंबर पे क्या आता है, समग्रता। समग्रता तीसरा क्या है, समग्रता। आप नोट डाउन करते जाइए। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि में जैसे अण और न के लिए, दोनों के लिए एक ही वर्ण आता है, एन। लेकिन देखना, हिंदी में इसका अलग अर्थ है और इसका अपना अलग मतलब है, और जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ यही लिखा जाता है, जहाँ इसकी जरूरत है ये लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जबकि देवनागरी लिपि में इसके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा क्या आता है, उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे हम लिखते हैं KNIEF, नाइफ लिख दिया। में के साइलेंट है, के क्या है, साइलेंट है। अब हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही हम पढ़ते हैं। कोई साइलेंट का चक्कर नहीं है, सब कुछ उजागर है, प्रत्यक्ष है, सामने है हमारी हिंदी में। तो ये क्या था, ये क्या था हमारा, मैंने बताया देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या थी ये। और इसमें क्या है हमारी हिंदी में, और मैं इसके और बता, नंबर 4 पॉइंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला कौन सा था, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। दूसरा क्या था, अक्षरात्मक। तीसरा क्या था, समग्रता। और चौथा क्या था, नंबर 4 मैंने आपको बताया अभी, उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। मेरे साथ साथ आप देखते रहना, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड अपना इतना ही छोटा सा है। अगला कौन सा है, निश्चितता। मतलब निश्चितता, आप देखोगे ना कई बार हिंदी इंग्लिश में देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। ये उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता। किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देते हैं। कैसे, बट और पुट। बट देखना, BUT, बट। बट में किसका उच्चारण हुआ, बट। बट में यू ध्वनि ए का उच्चारण देती है, बट। बट बट बोल के देखो, ए की उच्चारण है। और पुट, अगर यही हम पुट लिखते हैं तो किसका उच्चारण देती है, ऊ का। तो हम कहते हैं कि ये हमारी हिंदी जो है उसमें निश्चितता है, हर शब्द की, हर एक अक्षर की क्या है। अगला पॉइंट नंबर 5 पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ नहीं बता रही थी मैं आपको, मैं बेचारा किस्मत, क्या बता रही थी मैं आपको, निश्चितता। निश्चितता देख लेते हैं, फोन भी बीच में ही आना था। निश्चितता आप नोट करते रहना, आपको अपने कंटेंट से मतलब है, किसी और चीज से नहीं है। निश्चितता, निश्चितता। अगला पॉइंट ये था, स्पष्टता। स्पष्टता तो आपको दिख रही है, स्पष्टता। बेचारा किस्मत हारा तावी कर दारिया जिमें तू मरदी सी गैरा ते। सॉरी, एक कॉल आ गई थी और मैंने भी इसे दूसरे मोड में लगाना मैं भूल गई थी, तो आप डिस्टर्ब ना होए। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, स्पष्टता बता दिया, और कम खर्चीली। क्या है, कम खर्चीली। जैसे कैसे कम खर्चीली कैसे कह सकते हो, जैसे थोथा। थोथा लिखना है हमें, थोथा शब्द लिखता है तो इसकी स्पेलिंग देखो इंग्लिश में, था, THA, देखो कितना बड़ा हो रहा है। तो हम कहते हैं कम खर्चीली है, सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। तो इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। जो भी आपको, जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो भी शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी सीखने के लिए, या हिंदी की अपने जो तैयारी शुरू कर रखी है जिसने भी, तो ये बच्चे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहना तो ये बात भूल जाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे अगर वीडियो देखेंगे और उन्हें कंटेंट पसंद आएगा तो शायद वो अपने आप ही इसको सब्सक्राइब करने के लिए उनका मन कहेगा, यार मैम ने इतनी मेहनत की है तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करते रहा करो, क्योंकि दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, पर पता नहीं किस विद्यार्थी को कौन सी वीडियो पसंद आ जाए, किस टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। अब मैंने ये जो टॉपिक है देवनागरी के, वो भी मैंने आपके आदिकाल के अंदर ही समेट दिए हैं, और आदिकाल हमारा लगभग समाप्त हो गया है। एक रासो साहित्य बचता है। अभी मैं रासो साहित्य पर और आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी, बस मेरे ख्याल से एक ही बस्ती है। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप चाहते हो कि मैम 150 200 या 250 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करवाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करवाने के लिए आप कहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। मैंने अपने उस पर जो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी कहाँ पर मिलेगा, जैसे ही आप मेरा चैनल ओपन करेंगे उसमें आपको प्लेलिस्ट से आगे आपको कम्युनिटी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कम्युनिटी में आप जाइए, वहाँ पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट पोस्ट डाल रखी हैं, उसमें आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आपने जो वीडियो देखी उसके नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी। अदरवाइज फिर मैं जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करवाती जाऊँ, लेकिन मेरी तो ये इच्छा है कि हम जो है अपना जो पूरा एक आदिकाल संपूर्ण होने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना नहीं पढ़ा है, और पढ़े हुए में से हमें कितना याद है और कितना नहीं है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और बस आज के इस वीडियो में अब इतना ही है। जो कुछ बचा होगा और मुझे फिर ध्यान आएगा कि अभी आदिकाल में हमें ये और पढ़ाना था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। जो मैंने आपको आज बताया है हिंदी बोलियों का वर्गीकरण, और जो परिचय मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपकी कौन सी आकारांत है, कौन सी उकारांत है, तो इन सब बातों को आप, ये कौन आकारांत है क्या है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। दोबारा दोबारा रिपीट करने से वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि हमने अपना जो एनसीईआरटी का है, जो एचपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो मैंने एनसीईआरटी भी शुरू कर रखी है, एनसीईआरटी भी शुरू कर रखी है, जिसमें हम आरो भाग 1 जो है 11th क्लास में के सिलेबस में से जो दिया गया है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। 11वीं का तो बच्चों को क्या पता, आरो भाग 1 का जो है जीवन परिचय लगभग मैं सभी के करवा चुकी हूँ, और मैंने आरो भाग 2 का जो है सिलेबस अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और वो आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ना चाहती, मैं बच्चों को जैसे पसंद आएगा मैं उस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, मैं वैसे ही आपको करवाऊँगी। तो हमने शुरू कर रखा है, आदिकाल हमारा लगभग पूरा होने वाला है, एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर रखी है, तो आप ये देखते रहिएगा। और जिस बच्चे को लगता है कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, तो वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।